और सीधे शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां सोमेश्वर में बादल फटा है। बादल फटने से कई घरों में पानी घुसने की खबर है। जंगलों में लगी आग से बारिश में राहत मिली है। सूखी पड़ी नदी का एकाएक जलस्तर बढ़ गया है। तो देखिए, बादल फटने के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अल्मोड़ा की तस्वीरें, कहीं पर राहत तो कहीं पर बारिश, आफत बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए, सूखी पड़ी नदी एक तरफ, जहां एकाएक जहां पर जलस्तर बढ़ गया। अल्मोड़ा में सोमेश्वर में बादल फटने के बाद की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद जो एकाएक सूखी पड़ी नदियां थी उनमें जलस्तर बढ़ गया। जंगलों में लगी आग से लेकिन इस बीच बारिश के जरिए राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सूखी पड़ी नदियों में जल नजर आ रहा है, यानी पानी नजर आ रहा है। सोमेश्वर में बादल फटने के बाद की कुछ तस्वीरें इस वक्त हैं। पहला कुछ एड ऑन करना चाह रही हैं? बिल्कुल, हालांकि जानकारी ये भी है कि किसी तरह की जनहानि यहाँ पर फिलहाल नहीं हुई है। बादल फटने से पानी से कुछ दुकानें, कुछ गाड़ियाँ जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं जो यहाँ के हालात फिलहाल बने हुए हैं। आपको बता दें कि बारिश वहाँ पर लगातार जारी है, सुबह से रुक रुक कर बारिश वहाँ पर हो रही है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये बताया गया था कि राज्य में 7-8 मई तक बारिश होने की संभावना है, जो कि 11 मई से तेज हो जाएगी। इस बारिश से उत्तराखंड के जंगलों में आपने देखा कैसे आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है। तो आग से कुछ हद तक राहत मिलने की भी उम्मीद है। अल्मोड़ा की बात करें तो रुक रुक कर बारिश वहां पर लगातार जारी है। सोमेश्वर में बादल फटने की सूचना की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जनहानि की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरफ जहां ये जो बारिश है वो राहत लेकर आई है। आपको बता दें, लंबे समय से जंगलों में जो लगी आग थी उससे लोग परेशान थे, मवेशी परेशान थे, लेकिन उससे अब कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल बागेश्वर में कई दिनों से जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी। सभी को बारिश का इंतजार भी था। शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कपकोट की, गरुड़ की, वहां पर बारिश कहर बनकर बरसी है। तो कहीं पर राहत, कहीं पर आफत ये बारिश है, क्योंकि दूसरी तरफ लगातार जबरदस्त बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कपकोट में बारिश के साथ जबरदस्त ओले भी गिरे, जिससे जो खेतों में खड़ी फसलें थी उनको काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं जंगल से बकरी चराकर घर लौटते वक्त एक शख्स की भी मौत हुई है। 100 से ज्यादा बकरियों की मौत की भी जानकारी है। तो कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत, ये बारिश बनी हुई नजर आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी राहुल गांधी की, जहां पर तेलंगाना के दौरे पर आज वो हैं। तेलंगाना के मेडक और मलकाजगिरी में जनसभा वो करने वाले हैं। तो अब बैक टू बैक दौरे तमाम पार्टियों के जारी हैं। चौथे फेज के चुनाव प्रचार प्रसार में तमाम राजनेता जुटे हुए हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो। चौथे फेज के चुनाव में जुटे हुए हैं। 13 मई को डाले जाएंगे वोट और उसके पहले चुनाव प्रचार करने के लिए तेलंगाना राहुल गांधी पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार प्रसार की तस्वीरें आपको याद होगा, इसके पहले पीएम मोदी पहुंचे थे तेलंगाना, उसके पहले अमित शाह पहुंचे थे तेलंगाना बीजेपी से, और अब आज पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और यहां पर सभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। बढ़ती खबरों में आगे, और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। राहुल के लिए वोट की अपील जनता से करेंगी। तो रायबरेली और अमेठी की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है और बैक टू बैक दौरे पर पहुंच रही हैं। बीते दिन की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी रायबरेली से, जब जनता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। जनता के सवालों पर पीएम मौन। प्रियंका का ये स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार के लिए 2 दिन से रायबरेली में वो मौजूद हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनता के सवालों पर मौन साथ देते हैं। प्रियंका ने कहा कि जनता को 5 किलो राशन दे दो लेकिन रोजगार नहीं देना। तमाम बड़ी बातों का जिक्र। साथ ही साथ रायबरेली से अपने परिवार के 103 साल के रिश्तों को भी उन्होंने याद दिलाई और वह भाजपा पर हमलावर रही। कहा कि वह आपको गुमराह कर रहे हैं, जागरूक रहिए, जागरूकता का रायबरेली का इतिहास महान है। तो इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए बीते दिन रायबरेली में प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ राहुल गांधी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करती नजर आई प्रीति।
बिल्कुल। और देखिए, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, यानी कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर ऐसी खबरें थी कि राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपने गढ़ को मत छोड़िए, इससे जो संदेश जनता के बीच वो सही नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूएस ने इजराइल को सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोकी है, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूएस ने इजराइल भेजी जाने वाली बमों की खेप को रोक दिया है। रफा में हो रहे हमले के कारण ये फैसला लिया गया है। बाइडेन पर छात्र आंदोलन का दबाव है। रफा सीमा पर लड़ाई हो रही है, ऐसे में युद्ध विराम के जो प्रयास है वो भी तेज हो चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से जो यूएस हमेशा से शुरुआती दौर से जब हम देख रहे हैं कि इजराइल पर अटैक किया गया था हमास की तरफ से, तब से वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और डंके की चोट पर वो ये बात कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमारा दोस्त है। लेकिन अब प्रेशर उस पर बन रहा है क्योंकि आप देखिए यूएस में भी जो कुछ छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो इस वक्त गाजा में हो रहा है वो सही नहीं है। और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो सैन्य सामग्री की आपूर्ति है यूएस ने उसको रोक दिया, उसको इजराइल नहीं भेजा जा रहा है। रफा सीमा पर लड़ाई है और ऐसे में युद्ध विराम की कोशिश की जा रही है। लगातार आप ऐसी तमाम खबरें देखेंगे जो इंटरनेशनल सेगमेंट होता है उसमें इन खबरों का जिक्र होता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो चुका है और जब भी कोई युद्ध होता है तो वहाँ पर हालात सबसे पहले खराब महिलाओं के, बच्चों के होते हैं क्योंकि किसी भी युद्ध का असर उन पर ही पड़ता है। बिल्कुल, अखबारों का जिक्र आप कर रही थी प्रीति, और इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति रोकी, इसका जिक्र है अखबार में भी। अमेरिका ने उसकी इच्छा के विपरीत गाजा के रफा शहर पर बड़े पैमाने पर हमला करने के इजराइल के फैसले को लेकर चिंता व्यक्त करने के लिए पिछले सप्ताह इजराइल को गोला बारूद की खेप की आपूर्ति रोक दी और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खेप में 2000 पाउंड वजन यानी कि 900 किलोग्राम के 1800 बम और 500 पाउंड वजनी यानी कि 225 किलोग्राम 1700 बम भेजे जाने थे, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बात हुई यूएस ने इजराइल को सैन्य सामग्री की आपूर्ति किस तरह से रोक दी है, क्या असर होने वाला है और फिलहाल मौजूदा हालात क्या है। लेकिन इस बीच भारत और मालदीव के रिश्ते की स्थिति छुपे हुए नहीं है और इस बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर आ रहे हैं भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। तल्ख रिश्तों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशें तमाम रहने वाली है। तो एस जयशंकर से आज मिलेंगे मालदीव के विदेश मंत्री जमीर। तल्ख रिश्तों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की जुगत है। तो देखिए, मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत के साथ रिश्ते तल्ख है मालदीव के, और ताज़ा घटनाक्रम में मालदीव के विदेश मंत्री दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पहले उच्च स्तरीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि दोनों ही देशों के पारंपरिक रिश्तों को और मजबूत बना जाए। कूटनीतिक गतिरोध के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा आज यहाँ पहुंच रहे हैं नई दिल्ली और उनके विदेश मंत्री के साथ में मुलाकात रहने वाली है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है कि वो अपनी आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। मूसा जमीर का स्वागत है, इसको लेकर ये ट्वीट किया गया। उनकी यात्रा के दौरान देशों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर और हमारे बहुआयामी संबंधों को गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा होगी। मंत्रालय का जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें इन बातों का जिक्र है और मंत्रालय ने साथ ही ये भी कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। देखिए, ये उम्मीद जाहिर तौर पर की जा रही है और ये इस वक्त में बहुत ज़रूरी भी है जब चीन लगातार वहाँ पर पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र भी भारत को वहाँ पर अपनी जो जड़ें नहीं हैं, जो पैर रही हैं, वो वहाँ पर बनाए रखने बड़ा ज़रूरी है। मालदीव और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत में विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे का मकसद भारत के साथ साथ दीर्घकालिक रिश्तों को और मजबूत बनाना है। जमीर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को 10 मई तक वापस बुलाना है। इस संबंध में 3 मई को भारत और मालदीव के उच्च स्तरीय और कोर समूह की जो चौथी बैठक है वो भी हो चुकी है। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था, जो वहां पर 3 उड्डयन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे थे। भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला जत्था वापस भी आ चुका है। तो देखिए, क्योंकि शुरुआत ही इस पूरे विवाद की वहां से हुई थी, फिर उसके बाद में वहां के मंत्रियों का विवादित बयान भारत को लेकर और उसके बाद में अब इन कूटनीतिक रिश्तों को, बहुआयामी प्रयासों को और मजबूती देने की तरफ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब ये जो मुलाकात होगी इसमें रिश्ते पुख्ता होंगे और हिंद महासागर के लिहाज से भी जो भारत को जो मजबूती चाहिए इन रिश्तों के जरिए वो भी फिर से वापस मिलेगी।
और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बात होगी बिहार के खगड़िया की, जहां पर पुनर्मतदान होगा। खगड़िया में 2 बूथ पर फिर से वोटिंग होगी। बेलदौर के 182 नंबर बूथ पर और 183 नंबर बूथ पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया है क्योंकि यहां पर ईवीएम में तोड़फोड़ हुई थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 मई को पुनर्मतदान का निर्देश दिया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक होगी। दबंगों ने केंद्र पर तोड़ दिया था ईवीएम। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल में भी 10 को ही पुनर्मतदान होगा, क्योंकि यहां पर जो बस लौट रही थी वोटिंग कराकर उसमें आग लग गई थी और कुछ ईवीएम को क्षति इसमें पहुंची थी। तो यानी कि बिहार के खगड़िया और मध्य प्रदेश के बैतूल, इन 2 जगह पर पुनर्मतदान के आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि शाम के 6 बजे तक मतदान होगा, जो कि सुबह 7 बजे शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए ईवीएम वाली बस में लगी आग और पुनर्मतदान के आदेश, इसका जिक्र अखबारों में है। अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो बताते चले। बस बैतूल लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनाव कर्मचारियों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को ले जा रही थी और तब मंगलवार रात करीब 11 बजे गोला गांव के पास इसमें आग लग गई और जिसमें ईवीएम भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब निर्वाचन आयोग ने यहाँ 10 मई को फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात उत्तराखंड की। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी सामूहिक रूप से सिक लीव पर गए एयर इंडिया के जो मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स, उनकी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स है उनको रद्द करना पड़ा। मैनेजमेंट से नाराज है स्टाफ। यात्रियों को परेशानी लगातार इस वक्त झेलनी पड़ रही है और सरकार ने इसी पर रिपोर्ट मांगी है। मैनेजमेंट ने बातचीत की पेशकश भी की है और देखिए फ्रंट पेज पर ही, मेरे पास अमर उजाला है, फ्रंट पेज पर ही इसी हेडलाइन के साथ में पूरी खबर है। क्रू सदस्यों की सामूहिक छुट्टी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 उड़ानें निरस्त है। इसमें 100 उड़ानों का जिक्र है। अब देखिए शुरुआत होती है मंगलवार की रात से, जब ये सिलसिला शुरू होता है। क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले जाते हैं। नाराजगी मैनेजमेंट के साथ में है और उस नाराजगी को जाहिर करने का ये तरीका क्रू मेंबर्स निकाला और लगातार देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से फ्लाइंग कंपनीज हैं, उनके जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी नाराज़गी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए कि 80 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, 80 और उससे मतलब लगभग 100 उड़ानों के रद्द होने की अभी तक बात सामने आई। तो जो लोग जा रहे थे पाए या पहले उनको परेशानी वहाँ पर झेलनी पड़ी होगी, फिर उसके बाद में कहा गया कि रिफंड करेंगे, लेकिन उनका पूरा का पूरा ज़रा सोचिए प्लान किस तरीके से पोस्टपोन हुआ होगा। कोई किस इमरजेंसी में जा रहा है। अब यहाँ पर क्रू मेंबर्स की नाराज़गी अपनी जगह पे वाजिब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन और प्रभावित रहने वाली उड़ानें और कब तक रहेंगी, इसको लेकर भी अब तक पिक्चर क्लियर नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज़्यादा कैबिन क्रू मेंबर्स और अफसरों के अचानक सामूहिक छुट्टी पर जाने से बुधवार को 100 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। क्रू सदस्यों ने कंपनी के कुप्रबंधन के विरोध में एक साथ मेडिकल अवकाश ले लिया। इससे सैकड़ों यात्री देश भर के हवाई अड्डों पर फंसे रहे। केरल के हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्रियों ने उड़ान रद्द होने पर प्रदर्शन भी किया। इनमें से अधिकतर खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले थे। सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि कैबिन क्रू की कमी के कारण मंगलवार रात से ही 100 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिनमें कोची, कालीकट, दिल्ली, बेंगलुरु सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर उड़ानों में व्यवधान यानी कि परेशानी हुई। कैबिन क्रू से जुड़े संगठनों ने बीते महीने अलायंस में क्रू प्रबंधन का आरोप लगाया था, यानी मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया था और इसी के बाद से लगातार नाराजगी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी दिल्ली शराब घोटाला मामले की, जिसमें मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत नहीं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। अब आपको बता दें कि हिरासत 21 मई तक बढ़ी है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को बढ़ाया है और अब अगली सुनवाई होने वाली है 21 मई को। तो दिल्ली हाई कोर्ट से 7 दिन का वक्त और दिए जाने की गुहार हालांकि लगाई गई। एजेंसी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हुए हैं। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 7 दिन का और वक्त दिए जाने की इसमें गुहार भी लगाई है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि हिरासत में बढ़ा दिया गया और अब अगली सुनवाई इसमें 21 तारीख को होगी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट से जो 7 दिन का वक्त दिए जाने की सीबीआई ईडी ने गुहार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई ईडी को 4 और दिन की फिलहाल मोहलत दी है। ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा गया। इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट 13 मई को सुनवाई इस पूरे मामले में करेगा।
बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले केजरीवाल की जमानत पर अब 10 मई को फैसला संभव है। अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल को यही उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश कल और सुप्रीम कोर्ट आबकारी मामले में जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा और गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा है कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश यानी कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले में उस दिन सुनवाई भी होगी। साथ ही साथ न्यायमूर्ति खन्ना बुधवार को न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने एक साथ इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। तो इस पूरे मामले में एक साथ सुनवाई के आगे बढ़ते हैं। बात झारखंड की करेंगे क्योंकि झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। झारखंड मंत्रालय पहुंचकर ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में छानबीन की। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल के कार्यालय में खंगाले गए हैं डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। तो देखिए, जिस तरीके से आलमगीर आलम क्योंकि मंत्री हैं और उनके पीएस के नौकर के घर से जो पैसा बरामद हुआ है, अब उसमें लगातार कार्रवाई तेज हो रही है। अब देखिए, मंत्री आलमगीर आलम के सचिव हैं संजीव लाल, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में बाकायदा इसको लेकर छानबीन की गई है। और पलक, आपके पास कुछ जानकारी? और ये ऐसा पहली बार है जब ईडी ने प्रोजेक्ट भवन में छापेमारी की है। संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम वो 6 दिन की ईडी की रिमांड में है और ये ऐसा पहला मौका है जब झारखंड के मंत्रालय में ईडी ने छापेमारी की हो। इस बीच ईडी ने संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। ईडी संजीव के बैंक अकाउंट, संपत्ति के बारे में जांच कर रही है। ईडी ने 6 मई को संजीव, जहांगीर आलम, उनके जितने भी करीबी हैं सब पर छापा मारा था और करीब इस दौरान 35 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। लेकिन अब जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी एसडी रेवन्ना की। एसडी रेवन्ना की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। कोर्ट ने एसडी रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेजा। अपहरण केस में एसडी रेवन्ना की 4 मई को गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए, अपहरण मामले में एसडी रेवन्ना 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जेडीएस के विधायक और पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना को महिला के अपहरण मामले में 14 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनकी जमानत अर्जी पर भी बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। रेवन्ना को 4 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर बुधवार कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद उनको अब आगे 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश के बैतूल की होगी, जहां पर 10 मई को होगा 4 केंद्रों पर एक बार फिर से मतदान। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने पूरा जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। पोल कर्मियों को वापस लेकर ये बस आ रही थी और उसमें आग लग गई थी। कई ईवीएम जलकर इसमें खाक हो गए थे, डेटा इससे प्रभावित हुआ था और इसी को लेकर 10 मई को दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए गए हैं बिहार के खगड़िया में और मध्य प्रदेश के बैतूल में। आगे बढ़ेंगे रंजना। बिल्कुल, बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल झेलम नदी में मजदूरों को लेकर जा रही नाव पलट गई। 7 को रेस्क्यू कर टीम ने बचा लिया, 2 की तलाश की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये रात के वक्त हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से ये बड़ी खबर है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। 2 की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही। झेलम नदी में मजदूरों को लेकर जा रही नाव पलट गई, 7 को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। और चलिए बात होगी कोर्ट केसेस की। आज कोर्ट में कौन कौन से वो केसेस जिन पर सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिस पर ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान का फोन टैपिंग मामला, पूर्व सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में अंकित बिष्ट की जमानत पर सुनवाई होगी और अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की याचिका पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा याचिका पर सुनवाई। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में आरोप तय करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये वो मामले हैं जिन पर कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। अंकित बिष्ट की जमानत पर भी सुनवाई होगी कोर्ट में। ये वो तमाम मामले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अंकित बिष्ट की जमानत का मामला है, अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये अलग अलग मामले हैं, अलग अलग कोर्ट्स में, जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इन मामलों को लेकर अलग अलग
मामले कहां पर सुनवाई होगी उसको लेकर भी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।